एग फ्रीजिंग होता है उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिनका कि एग्स निकाला तो गया लेकिन उसको वापस डाला नहीं जा सकता है। और जो दूसरा रीजन होता है वो होता है सोशल फ्रीजिंग, जो कि सबसे ज्यादा आजकल कॉमनली एग फ्रीजिंग इसी चीज के लिए किया जाता है। 34-35 साल के बाद में जो शरीर के अंदर एग्स रहते हैं हेल्दी महिलाओं में भी, उसमें भी फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस रहता है, नेचुरल प्रेगनेंसी हो तभी भी या हम लोग कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो IVF या IUI, उसमें भी वो प्रेगनेंसी की चांस धीरे धीरे कम होते चली जाती है। अगर कोई अपने कैरियर के चक्कर में या किसी भी दूसरे रीजन के चक्कर में इस अपने फैमिली को बनाने का प्लान जो पोस्टपोन करता है तो उसको ये सब दिक्कत हो सकती है। तो इसी का उपाय होता है एग फ्रीजिंग के द्वारा। एग फ्रीजिंग करने के बाद में लिक्विड नाइट्रोजन में जाने के बाद एग्स का यूज जो है हम लोग 6 महीना बाद भी, साल भर बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी कर सकते हैं। तो जब तक एग्स इस लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन स्टेट में रहते हैं तब तक उनका उम्र जो होता है जिस एज में निकाला गया उसी एज में लॉक हो जाता है। काफी सारे टेक्नोलॉजी जो आए हैं, नए मीडिया जो आए हैं और प्रोटोकॉल्स जो बनाए कि कैसे कैसे उसको फ्रीज किया जाए, तो लगभग 80-90% चांस रहता है कि जो भी एग्स निकाले गए हैं वो फ्रीज होने के बाद जब वापस निकाला जाएगा तो जिंदा रहेंगे। 10 से 20% एग्स जो होता है इस प्रोसेस के दौरान खराब भी हो सकते हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय, कंसल्टेंट सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वह एक बिल्कुल ही नया चीज़ के बारे में, एग फ्रीजिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि बांझपन की समस्या का एक बहुत अच्छा ही ट्रीटमेंट बन के सामने आया है। एग फ्रीजिंग क्या होता है? एग्स जो होता है वो महिलाओं के अंदर में, ओवरीज के अंदर में हर महीने एग्स का विकास होता है हार्मोन्स के चलते, और उसके बाद ओव्यूलेशन होता है पीरियड के 14वें दिन के आसपास में, और उसी समय अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो उससे बच्चा ठहरता है। IVF के इलाज में इन एग्स को हम लोग बॉडी के बाहर निकाल लेते हैं और इसको हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके वह जो बॉडी में प्रक्रिया होती है इसे हम बॉडी के बाहर में करते हैं, जिसको कि IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और फिर उस एम्ब्रियो को जो भ्रूण बन के तैयार होता है उसको वापस यूट्रस में डाल देते हैं। एग फ्रीजिंग होता है उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिनका कि एग्स निकाला तो गया लेकिन उसको वापस डाला नहीं जा सकता है। और जो दूसरा रीजन होता है वो होता है सोशल फ्रीजिंग, जो कि सबसे ज्यादा आजकल कॉमनली एग फ्रीजिंग इसी चीज के लिए किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आजकल महिलाओं की जो होती है वे भी पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, और इसको करते करते कभी कभी काफी देर हो जाती है और महिलाओं की उम्र 30-35 और कभी कभी उससे भी ज्यादा होने लगती है। तो जिन महिलाओं को कैरियर का बहुत यह रहता है कि नहीं कैरियर को देखना है, या शादी किसी रीजन के चलते वो डिले करना चाहती है कि नहीं शादी हम लोग देर से करेंगे, और प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहती हैं कि पहले अपना कैरियर देख लें या शादी उसके बाद करें, या शादी कर भी लें तभी भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसलिए कि प्रेगनेंसी के समय जानते हैं कि बॉडी पे लोड रहता है, उसमें आराम करने की जरूरत होती है, बाद में बच्चे को देखने के लिए भी समय चाहिए। तो इन सब को लेके कभी कभी लगता है कि नहीं अभी प्रेगनेंसी हम लोग नहीं करें। लेकिन अगर उसको डिले किया जाए तो 34-35 साल के बाद में जो शरीर के अंदर एग्स रहते हैं हेल्दी महिलाओं में भी, उसमें भी फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस रहता है, नेचुरल प्रेगनेंसी हो तभी भी या हम लोग कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो IVF या IUI, उसमें भी वो प्रेगनेंसी की चांस धीरे धीरे कम होते चली जाती है और 40 साल के आते आते तक लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। बिल्कुल जीरो नहीं बट ऑलमोस्ट जीरो। अगर कोई अपने कैरियर के चक्कर में या किसी भी दूसरे रीजन के चक्कर में इस अपने फैमिली को बनाने का प्लान जो पोस्टपोन करता है तो उसको ये सब दिक्कत हो सकती है। तो इसी का उपाय होता है एग फ्रीजिंग के द्वारा, जिसमें कि कम उम्र की भी महिला जो रहती है, 25 साल की भी हो, 30 साल की भी हो, वो जो एग्स बॉडी में है उनको दवाएं दी जाती हैं एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए, बिल्कुल बिकॉज नॉर्मली जो है शरीर में 1 महीना में केवल एक ही एग फुली विकसित होता है, लेकिन अगर हम लोग हार्मोन्स देते हैं तो उस महीने जितने भी एग्स रिक्रूट होते हैं बनने के लिए, उसमें से जो एक ही बनता है तो उसके बदले जो बाकी भी रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं वे सब फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है देख के कि कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं, और उसको फिर बेहोश करके सुई के द्वारा नीचे के रास्ते से निकाल लिया जाता है इन फॉलिकल्स के फ्लूइड को, और IVF लैब में इसमें से एग्स हम लोग निकालते हैं।
फिर एग्स को एक फ्रीजिंग मीडिया होता है जिसमें कि एग्स जिंदा रह सकता है फ्रीज करने के बाद भी, उसके साथ मिक्स किया जाता है। और इसको मिक्स करने के बाद में उसका एक तरीका होता है, एक फ्रीजिंग प्रोसीजर होता है, और उसके बाद एक कैरियर होता है या लूप होता है जिसके अंदर इस एग्स को रख दिया जाता है, और इसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन जो चैम्बर होता है उसके अंदर डाल देते हैं -173 डिग्री पे। एग फ्रीजिंग करने के बाद में लिक्विड नाइट्रोजन में जाने के बाद एग्स का यूज जो है हम लोग 6 महीना बाद भी, साल भर बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी कर सकते हैं। तो जब तक एग्स इस लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन स्टेट में रहते हैं तब तक उनका उम्र जो होता है जिस एज में निकाला गया उसी एज में लॉक हो जाता है। ऐसा 10 साल के बाद भी उसका फंक्शन 25 साल वाला ही रहेगा, जबकि 35 साल के एज में उसी महिला से अगर दूसरे एग्स को निकाला जाएगा तो उसका फंक्शन पुअर हो जाएगा, क्वालिटी। तो क्वालिटी ये मेंटेन रहता है और वो महिला जब चाहे 40 साल के बाद भी चाहे इस एग्स को अपना निकलवा सकती है और उसको यूज कर सकती है। जब एग्स को निकाला जाता है तो उसको भी एक अलग तरह से प्रोसीजर होता है जिसको थॉइंग बोलते हैं, थॉ करना, जो लिक्विड नाइट्रोजन में इतने ठंडे तापमान में रहता है उससे फिर वापस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाना और बॉडी टेम्परेचर पे लाना, इसी को थॉइंग कहा जाता है। उसके लिए भी एक अलग मीडिया आता है, दवाएं आती हैं जिसके अंदर इस एम्ब्रियो को निकालते हैं हम लोग और निकाल के रखते हैं, थॉ करते हैं, और थॉ करने के बाद वो जो एग्स बनते हैं उसका यूज हम लोग फिर कर सकते हैं आईवीएफ करने में। इस एग्स को वापस बॉडी में नहीं डाला जा सकता है या इससे आईयूआई नहीं किया जा सकता है। इन एग अगर फ्रीजिंग किया जा रहा है तो इसका इस्तेमाल हम लोग केवल आईवीएफ के द्वारा ही कर सकते हैं। जो औरत रहती है उसके जो हस्बैंड है या पार्टनर है उनके स्पर्म को यूज करके और फर्टिलाइज करते हैं एग्स को, और वो एम्ब्रियो जो बन जाता है तो एम्ब्रियो को हम लोग वापस यूट्रस में डाल सकते हैं और 15 दिन के बाद प्रेगनेंसी का पता चलता है। एग फ्रीजिंग जो है ऐसा नहीं है कि वो 100% फुल प्रूफ प्रोसेस होता है अभी, लेकिन काफी सारे डेवलपमेंट्स जो हुए हैं फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी में, जिसको कि क्रायो साइंस भी बोलते हैं, जो भी बर्फ में लाइफ का जो साइंस होता है उसको क्रायो साइंस बोलते हैं। तो अब काफी सारे टेक्नोलॉजी जो आए हैं, नए मीडिया जो आए हैं और प्रोटोकॉल्स जो बनाए कि कैसे कैसे उसको फ्रीज किया जाए, तो लगभग 80-90% चांस रहता है कि जो भी एग्स निकाले गए हैं वो फ्रीज होने के बाद जब वापस निकाला जाएगा तो जिंदा रहेंगे। 10 से 20% एग्स जो होता है इस प्रोसेस के दौरान खराब भी हो सकते हैं। कभी कभी ज्यादा एग्स भी 50% भी एग्स खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्स का रहना जरूरी है। केवल एक एग को फ्रीज करके हम लोग श्योर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद भी और आईवीएफ हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी का जो चांसेस रहता है वो 30 से 40% या मैक्सिमम 50% तक रहता है। तो अगर कोई सीरियस है इस चीज के बारे में, सोशल फ्रीजिंग के बारे में कि हाँ भविष्य में उसको बच्चा चाहिए, तो ऐसा नहीं हो कि वो 2-3 एग केवल फ्रीज करा के और छोड़ दे और 40 साल के बाद में पता चले कि नहीं वो तो फ्रोजन एग्स अब काम के नहीं रहे। तो इसीलिए 2-3 साइकिल्स में और 20 to 30 एग्स अगर फ्रीज हो जाते हैं तब उससे एडिक्वेट माना जाता है कि उससे जरूर प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए। तो एग फ्रीजिंग इसलिए किया जाता है। सोशल फ्रीजिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टाइम रहते हैं कि अगर हम लोग आईवीएफ कर रहे हैं और किसी कारण से बीच में ही हस्बैंड अवेलेबल नहीं रहे या आ नहीं पाए, तो फिर उस हालत में भी हम लोग एग को फ्रीज करके रख सकते हैं और जब हस्बैंड आते हैं तब हम लोग एग्स को फर्टिलाइज करके फिर एम्ब्रियो बना के वापस यूट्रस में डाल सकते हैं। या एग्स अगर निकाला गया, सीमेन दिया गया और उसमें कुछ इन्फेक्शन निकलता है या स्पर्म बिल्कुल उसमें नहीं रहता है, तो हम लोग फिर इस एग्स को फ्रीज करके हस्बैंड को दोबारा बुला सकते हैं सीमेन के एग्जामिनेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, और सीमेन फिर लेके अगर ठीक रहता है तब फिर फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके चलते एग्स फ्रीज की जाते हैं। फिर दूसरा होता है जो यंग वीमेन भी रहती हैं जो कि अभी वो कुछ शादी वादी नहीं प्लान कर रही हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का कैंसर हो जाता है जिसके लिए कि उनको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी दिया जाता है। तो इस तरह की थेरेपी देने से भी एग्स जो होते हैं बॉडी में वो सब खत्म हो जाते हैं और ओवेरियन फेलियर हो सकता है। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ लेडीज होती हैं या इवन अनमैरिड लड़की भी होती है जिसको कि कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो इसके पहले कि हम लोग कीमोथेरेपी दें, कैंसर की ट्रीटमेंट दें और रेडिएशन दें, हम लोग इनके एग्स को स्टिमुलेट करके और फॉलिकल्स को में से वो निकाल के एग्स को निकाल के फ्रीज कर सकते हैं। और इसमें नए नए तरीके आए हैं, डुअल स्टिमुलेशन या डबल स्टिमुलेशन बोलते हैं, जिसमें कि बहुत कम दिन में ही 2 बार या 3 बार हम लोग आईवीएफ की प्रक्रिया के द्वारा एग को हम लोग निकाल के फ्रीज करके रख सकते हैं।
ताकि ओवेरियन फेलियर भी अगर होता है इस लड़की का या इस औरत का, तो बाद में इस जो फ्रोजन एग्स रहेगा शादी के बाद में हम लोग उसका इस्तेमाल उसको बच्चा होने के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैंसर का इलाज कर रहे हो, बिकॉज पेशेंट को तो कभी इसके बारे में जब होता है तो उसको कुछ पता नहीं रहता है और वो तुरंत जाके इलाज के लिए जान बचाने के लिए चली जाती है। लेकिन जो स्पेशली डॉक्टर्स हैं जो कैंसर के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई केस आए तो उसको एग फ्रीजिंग के बारे में बताएं, ताकि बाद में औरत की जान तो बची ही रहे और साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसका रहे, वो फैमिली भी बना सके। तो ये जागरूकता जरूरी है। एग फ्रीजिंग जो होता है ये आईवीएफ के प्रोसेस के जैसा ही होता है। तो इसमें जो चार्जेस रहता है वो आईवीएफ के ही चार्जेस के जैसा रहता है, बट एडिशन इसमें होता है फ्रीजिंग मीडिया जो होता है उस समय, और जब फिर वापस उसका इस्तेमाल जब करना हो, जब उसको वापस थॉ करना रहता है, जब डालना रहता है फर्टिलाइज करके, तो थॉइंग मीडिया का कॉस्ट, तो इसका कॉस्ट आईवीएफ के कॉस्ट की तुलना में काफी कम रहता है। तो एडिशनली 20,000 से 30,000 चार्ज लगता है। फिर बाद में कितने दिनों तक हम लोग उस एग्स को फ्रीज रखते हैं, इस पे भी निर्भर करता है खर्च। अधिकतर सेंटर्स साल में कुछ रेंट लेते हैं 5,000 to 10,000 रुपीज हर साल उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, बिकॉज इसको जहां रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, उसमें उस लिक्विड नाइट्रोजन को वो वेपराइज होते रहता है, भाप बन के उड़ते रहता है, तो उसको हर 15 दिन से 1 महीना पे उसको रिफिल करना रहता है। तो उसको रखने का खर्च रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन का खर्च, इसीलिए उसको रखने के लिए एनुअल चार्जेस लगते हैं, जिसका कि अलग अलग क्लिनिक्स का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। तो आईवीएफ का खर्च अगर 1 लाख से 1.5 लाख लगता है, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग में आपको 25,000 से 30,000 रुपया खर्च लगता है। थॉइंग में भी उसी तरह 25 से 30,000 रुपया का खर्च आता है। कहाँ करवाएं ये बात उठती है, तो किसी भी क्लिनिक में एग्स को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। एग की फ्रीजिंग वहीं हो सकती है जहां पे कि आईवीएफ की अच्छी फैसिलिटी हो और जहां फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहता हो, इसलिए कि ये कभी भी इमरजेंसी में भी करने की जरूरत पड़ती है, खासकर जैसे कैंसर के पेशेंट हुए या आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, बीच में ही निकालना पड़ता है कुछ, तो इसके लिए अच्छे सेंटर्स में करना चाहिए और जहां अनुभवी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, इसलिए कि ये जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लैग रहता है एम्ब्रियो को फ्रीज करने का, जो सक्सेस रेट रहता है। जैसे मैंने बताया कि एग्स या एम्ब्रियो को जो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत डेलिकेट प्रोसेस होता है और उसका लर्निंग कर्व थोड़ा लंबा होता है। तो जो एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनके हाथों में जो रिकवरी होती है एग्स की आफ्टर फ्रीजिंग, मैंने जब थॉ किया जाए तो कितना % रिकवरी होगा, उसका चांसेस जो होता है, जितना अनुभवी एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहता है उतना ज़्यादा अच्छा वो रिकवरी रेट देता है। तो यह सब देख के ही एक फ्रीजिंग करवाना चाहिए कि अपना भविष्य अगर हम लोग सौंप रहे हैं तो बिल्कुल अनुभवी और प्रशिक्षित हाथों में दें।